हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है? पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू लॉन्च द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द एएमसी, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द इन्वेस्टर इन बाइंग द फंड। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड। फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है। एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, पर जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समीता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he/she prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है? तो पहला ऑप्शन ए मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है, तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है, दूसरा होता है मॉडरेट थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न, तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। A certificate of deposit issued by a bank will be for बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है। ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 डेज से 1 ईयर तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 ईयर से 3 ईयर तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Identify the false statement. A mutual fund investing across many countries will keep its benchmark index, which is based on US equity markets. दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए। सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ। म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता? पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं। डिविडेंड रिसिप्ट ये रियल इनकम है, तो यहां से दे सकता है। इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है, तो यहां से भी वो डिविडेंड देगा। रियलाइज्ड गेन भी रियल इनकम है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सब से डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA? इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account, दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change, तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India, चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA or UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स। रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रेसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। As per SEBI guidelines, DAS is are vested with the responsibility of developing indices as benchmark
और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। सेबी के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड एमफी करता है और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज्ड टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया मतलब निगेटिव है तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है मतलब लो है तो यहाँ रिस्क कम होता है। जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 है यहाँ पे और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोएफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है, आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर रुपीज 1 करोड़ फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है।
जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन, 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा। एयूएम राइज ओवर रुपीज 100 crore across industry in the non-institutional category but including high net worth individual। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनका एयूएम 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एवं कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए? तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है? इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं? फेमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं? जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है? पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड, मतलब सेफ्टी हो यहाँ पे, रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉइज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 ARN कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि 1 ARN कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैच्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैच्यूटरी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाए कि इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन
क्या होता है इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैट्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस, सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है पैनल के पहले। What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow in value over a period of time? कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है? इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। मतलब इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर पर अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं होंगे। स्टेटमेंट टू ए पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट मेक और चेंज नॉमिनेशन इन ए म्यूचुअल फंड। पावर ऑफ अटॉर्नी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन बना या चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 2, ओनली 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी डेथ हो गई तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लीगल हेयर्स को मिलते हैं। ये ट्रांसफर इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। स्टेटमेंट 2 क्यों ट्रू है? क्योंकि म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग पीओए होल्डर को नॉमिनेशन रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि नॉमिनेशन इन्वेस्टर का पर्सनल डिसीजन होता है। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ। फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटीज ओनली, तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर नहीं खरीदेगा, ये इन्वेस्ट किसमें करेगा? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In which of the following option does an investor receive the distribution in hand? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली, तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। तो री इन्वेस्टमेंट प्लान में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। उसी को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, डिविडेंड अमाउंट से सेम फंड के एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लिए जाते हैं। ग्रोथ फंड में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual funds by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट, दूसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो द रिटर्न नंबर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर इंडोर्समेंट। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि
एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटी फॉर एंडोर्समेंट। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन टू करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन थ्री भी करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में, बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ और रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। Tactical asset allocation decision are based on which of these factor? Tactical asset allocation decision किस फैक्टर पर बेस्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्पररी चेंज किया जाता है, ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके, इसीलिए लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इसका आंसर होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, इक्विटी है 60%, डेट है 40%, अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है, तो वो क्या करेगा, डेट को बेचेगा और इक्विटी को ऐड करेगा। तो डेट को वो 15% बेच देता है, तो इक्विटी हो जाता है 60 से 75% और डेट हो जाता है 40 से 25%। From the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में से कौन कॉर्पस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है द ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है द कस्टोडियन, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करता है। स्पॉन्सर का रोल क्या होता है? स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है, ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है, एएमसी सेटअप करता है। एएमसी और ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? स्पॉन्सर करता है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कौन करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को एएमसी की जो नेटवर्थ होती है उसमें मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है कि एएमसी के नेटवर्थ का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करता है, तो 40%। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false. क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कि फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड में दो चीज याद रखिएगा कि ये अप टू 91 डेज का होता है इसका मैच्योरिटी, और इसका जो सुटेबल बेंचमार्क है मनी मार्केट इंडेक्स मिबोर क्राइसिस लिक्विड फंड इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। गिल्ड फंड में क्या याद रखिए कि इन्वेस्ट किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और इसका जो बेंचमार्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। An addendum has to be issued for change in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सिड। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है इक्विटी इंडेक्स फंड। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बायर सेल करना,
पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, ये सब कुछ एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है। इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of this information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये तो होता है। तीसरा ऑप्शन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, ये भी होता है। चौथा ऑप्शन पोर्टफोलियो फीचर्स, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती। ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीट में फिक्स नहीं किया जा सकता। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमरी मैच। एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नीड्स, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल गोल्स, चौथा ऑप्शन है टैक्स सेविंग नीड्स। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल्स। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल गोल। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is dash। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार ये वायलेशन प्रूफ हो जाता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन है नॉट रिन्यूड, दूसरा ऑप्शन है कैंसल्ड, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंडेड, चौथा ऑप्शन है विथहेल्ड। तो इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, टाइम पीरियड। तो 3 वीक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एमपी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर है कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है, मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है 3। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर जिसे प्राइमरी होल्डर भी बोलते हैं, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर जो होता है वो मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं, टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। और जो सेकंड और थर्ड होल्डर होता है वो को होल्डर्स होते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value NAV pricing? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन एनएवी के बेसिस पर होता है? पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन एनवी पर होते हैं। पहला परचेस मतलब यूनिट बाय करना, जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है यूनिट्स एनवी प्राइस पर मिलती है। जैसे कि एनवी अगर 50 चल रहा है और इन्वेस्टमेंट 5000 किया तो यूनिट्स कितना होगा? 5000 से डिवाइड कर देंगे 50 को तो 100 यूनिट्स निकल जाएगा। और अगर आप सेल कर रहे हैं, यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है पेमेंट भी एनएवी के बेसिस पर मिलता है। जैसे कि एनएवी 70 रुपीज है, यूनिट 100 है, तो 100 को 70 से इंटू कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाए कितना मिलने वाला है। तो सारा कुछ एनएवी के बेसिस पे ही हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ परचेस एंड रिडक्शन ऑफ यूनिट्स।
The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 85% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर है 80%। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो मिनिमम 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80% इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना होता है। और जो बाकी का 20 करोड़ बचा वो इन्वेस्ट होता है कैश में, डेट में या अदर इक्विटीज में, लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इसमें। बट लार्ज कैप फंड है तो 80% लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor. सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका राइट आंसर है 20। म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए दो मेजर कंडीशन होते हैं। मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और दूसरा है कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, तो 20। एक फंड में मैक्सिमम जो कॉर्पस है कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो है 25%। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कॉर्पस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल इन्वेस्टर मैक्सिमम कॉर्पस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक स्कीम में मिनिमम जो इन्वेस्टर होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होते हैं, तो 20। तो ये आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिस्क प्रोफाइल हो गया, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। Decision in tactical asset allocation are taken on the basis of dash. टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है या लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखता है। एग्जाम्पल समस्या, नॉर्मल पोर्टफोलियो एलोकेशन है, 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो वो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। इक्विटी को बढ़ा देगा, 60 से 75% कर दिया, डेट को कम कर दिया, 30% से 20% कर दिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है तो इक्विटी को बढ़ाएगा, और बाकी डेट और गोल्ड को कम करेगा। डेट 10% से 5% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। The expenses on dash cannot be charged to the mutual fund scheme. कौन सा स्कीम, कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है कस्टोडियन फीस, दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी फीस, चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते।
इसलिए इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू इशू स्टेटमेंट ऑफ फंड्स होल्डिंग टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट द बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। तीसरा ऑप्शन है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है टू इशू अकाउंट स्टेटमेंट टू द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कस्टोडियन का रोल क्या होता है, ट्रस्टी का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है। तो ट्रस्टी का रोल होता है 3 नंबर वाला, टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम होता है म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है, बाय और सेल ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हैंडल करता है। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%। दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%। तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%। चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा? 40 करोड़ से 60 करोड़, और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है? 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर। गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड। दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकम्पनी द स्कीम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंतरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है?
जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया? एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट, लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना। इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके। इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना। यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया? स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है। फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है। विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं? पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity-related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इससे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the Mr. Amit म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड स्कीम? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है
asset management company is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज विद द डिस्ट्रीब्यूटर इन ए डिविडेंड प्लान. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर. तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर. Asset management company is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है. एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है. एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए. अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए. ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए. एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है, कितना अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है. When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है. पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स given back to the investor. दूसरा ऑप्शन है ensuring that all employees who are selling mutual funds will have more than one AR in quote. तीसरा ऑप्शन है guarantee of adding a minimum of 25 investors every month. चौथा ऑप्शन है commitment to abide by statutory codes, guidelines and circulars. तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैच्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर. जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एम्फी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा. तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैच्यूटरी कोड, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स.